भविष्य के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोग लगातार इतने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में ऐसा हमारा मानना है कि इस पेज के ऊपर चूँकि जितनी भी अभी तक कथन या भविष्यवाणियाँ दी गई हैं, लगभग सभी भविष्यवाणियाँ अभी तक सत्य साबित हुई हैं और बाकी जो बच गई हैं उनका भी समय नहीं आया है। सो ये एक विषय है जिसको लेकर हम बहुत गौरवान्वित होते हैं कि इन कारणों से हमारी जो गणना पद्धति है वो काफ़ी हद तक सटीक बैठती है। शायद से यही एक कारण है जो लगातार इस पेज के ऊपर जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है और 5000 से ऊपर हम जा चुके हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा जो 8 दिसंबर को हमने एक आपके सामने एक पोस्ट रखी थी जिसमें वृश्चिक राशि के अंदर मंगल देव के गोचर की बात कही गई थी। तो ये जो 8 दिसंबर की हमारी पोस्ट थी जिसमें हमने आपके सामने ये विषय रखा था कि किस प्रकार वृश्चिक राशि के अंदर मंगल देव का गोचर होने वाला है और साथ में उसी समय वृश्चिक राशि में ही केतु, चंद्र, बुध और साथ में सूर्य पहले से उपस्थित थे। ये जो परिस्थिति उस समय बनी थी उसके साथ ही जो परिस्थितियाँ ग्रह गोचर की इस व्यवस्था से बन रही थी वही हमने 8 दिसंबर की हमारी पोस्ट में आपके सामने रखा था, जिसमें सबसे पहली बात जो हमने आपको बताई थी कि केतु जो हैं उनका एक विशेषता हमने आपको बताई है कि ऐसी मान्यता है कि केतु का सर नहीं होता। केतु का सर नहीं होता का अर्थात ये हो जाता है कि वो एक ऐसा ग्रह है जिसकी उपस्थिति किसी भी चल रही परिस्थिति को या तो बहुत तेज कर देती है, उस दिशा में ही वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि क्योंकि उसका रीज़न ये है कि केतु के पास चूँकि सर नहीं होता, इस वजह से उसकी अपनी खुद की कुछ सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती। और ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए कि अगर कुछ बुरा चल रहा है उस समय की परिस्थितियों में, उस ग्रह गोचर में, तो वो चीज़ और बुरी होती जाएगी। और सिमिलरली अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो उसी के साथ में वो चीज़ और अच्छी होती चली जाएगी। तो ये परिस्थिति अक्सर केतु के बारे में देखने में आती है। लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियाँ हैं कि केतु या राहु जो हैं वो सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। डिपेंड सिर्फ ये करता है कि उस समय उस पर्टिकुलर ग्रह गोचर में क्या परिस्थिति चल रही है। 8 दिसंबर को जो हमने पोस्ट दी थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार मंगल की, देखिए मंगल देव की 2 राशि होती है। एक तो हो जाता है आपका वृश्चिक राशि जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ में दूसरी जो मंगल की राशि हो जाती है वो है मेष राशि। मेष और वृश्चिक ये 2 मंगल देव की प्रमुख राशियां हैं। और मेष की खासियत ये है कि मेष राशि जो है वो बड़ी वोलेटाइल राशि मानी जाती है। यानी कि अगर मेष में अगर मान के चलें कि युद्धक गतिविधि, अग्नि, विस्फोट, ये सब चीज़ें मेष में मानी जाती हैं। और सिमिलरली वृश्चिक जो होती है बिल्कुल उसके उलट होती है। वृश्चिक जो है वो जलीय राशि है, इसमें जल तत्व काफ़ी सक्रिय रहता है। और वृश्चिक यानी एक ऐसा जीव जो चट्टानों के नीचे रहता है, पानी के नीचे अक्सर पाया जाता है, या फिर आप ये मान के चलें कि जो छिपा हुआ रहता है। अगर पानी में भी होगा तो चट्टानों के नीचे कहीं होगा। अगर हरी पत्तियों में भी आप देखेंगे या खेत में भी कभी अगर ये मिल जाता है वृश्चिक, तो वो कहीं ना कहीं अंदर छिपा रहता है। वो आमतौर पर वो बाहर घूमता हुआ नहीं मिलता है।
पेड़ों की छाल के बीच में, या पेड़ की जो गिरी हुई पत्तियां रहती हैं उसके नीचे जनरली पाया जाता है। तो इस हिसाब से वृश्चिक का जो गुण है वो ये है कि दबा हुआ, छिपा हुआ, इस तरीके के जो बातें होती हैं, गूढ़ रहस्य की बातें, या कोई षड्यंत्र की परिस्थिति, या फिर अगर इन अदर टर्म्स बात करूं तो अगर मंगल जब मेष राशि में जाते हैं तो युद्धक गतिविधि की चर्चा होती है। तो उसका जस्ट उलट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वृश्चिक राशि में आते हैं, क्योंकि दोनों ही मंगल की ईश्वर राशि हैं, तो जब वो वृश्चिक राशि में आते हैं तब मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में आने पर उस युद्ध की योजनाएं बनती हैं, षड्यंत्र बेसिकली उस समय बनाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं कि युद्ध कैसे करना है इसका पूरा योजना उस समय बनती है। सो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वृश्चिक और मेष राशि के अंदर जब मंगल देव आते हैं तो। और पिछले कुछ दिनों से मंगल देव वृश्चिक राशि में थे, और जिसकी बात हमने 8 दिसंबर को की है आपके सामने। तो इसमें पहली चीज़ जो हमने आपको बताई थी कि चूंकि केतु की परिस्थिति भी रहेगी, इस वजह से जैसे ही 12 दिसंबर को वो तारीख थी जब केतु जिस स्थान पे है उस डिग्री को मंगल देव क्रॉस करने वाले थे। ये वो परिस्थिति बनती है जब जो हेडलेस गतिविधियां हैं, यानी जिनका दिमाग नहीं, खुद का कोई सोचना नहीं, ऐसी अगर कोई गतिविधि है तो वो मंगल देव के आने की वजह से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये लॉजिक है उसके पीछे। और मेरे ख्याल से 13 तारीख की ही बात है, 13 दिसंबर को पंजाब के कोर्ट में हमने एक बड़ा बम विस्फोट सुना था। एक आतंकवादी घटना भी थी, लेकिन उसमें जो करता था प्रमुख, जो उसका षड्यंत्रकारी जिसको माना गया, वो खुद इस घटना में मारा गया। सो ये एग्जैक्टली वही चीज़ निकल के आती है कि कैसे एक हेडलेस गतिविधि, एक बुद्धिहीन गतिविधि को क्रियान्वित किया गया, और उसका परिणति जो हुई वो उसी व्यक्ति के मृत्यु में हुई जिस व्यक्ति ने उसको रचा था। सो ये चीज़ हमने 12 तारीख को, चूंकि ये हमने आपको लिखा था इसके अंदर, और 13 तारीख को ये घटना घटी थी। इसको भी हमने आपको सत्य होती भविष्यवाणियों, जो हमारा एक हैशटैग चलता है, उस सत्य होती भविष्यवाणियों में आपने उसको अवश्य पढ़ा होगा। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि जो मैंने अभी चर्चा हम कर भी रहे थे कि छिपी हुई योजनाएं बनेंगी, युद्ध की तैयारियां, छिपी हुई योजनाएं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होगी। और मंगल जैसे, क्योंकि क्या होता है, एक बार राशि में आए तो धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते हैं। तो 12 तारीख को उन्होंने वो डिग्री क्रॉस की जहाँ पे केतु थे। सिमिलरली 30 दिसंबर को वो परिस्थिति बनी जब मंगल देव ने सूर्य ग्रहण का जो डिग्री थी उसको क्रॉस किया। अब ऐसी परिस्थिति में जो साधारणतः एक बात होती है जो लिखी भी गई थी कि युद्ध की गतिविधि सामने आ सकती है। बेसिकली इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि कुछ बड़ी संख्या में जनहानि की संभावना बन सकती है। अब साधारणतः ये युद्ध की गतिविधि में ऐसा होता है, लेकिन हमने 1 तारीख को देखा एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक दुर्घटना हुई। माता वैष्णो देवी जो स्थान है वहाँ पे भगदड़ मची और काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई उसमें। सो ये एक इस साल की शुरुआत में ही एक बहुत दुखद घटना घटी थी। हम इसको उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। अब इसके आगे जो इसमें लिखा गया था वो था कि चूंकि सूर्य ग्रहण था इसके कुछ दिन पहले, तो केंद्र सरकार के लिए परेशानी लेके आएगा वो सूर्य ग्रहण जो था। और साथ में ये भी इस 8 तारीख में लिखा गया था, जो आप देख भी पा रहे हैं, इस के साथ में हम चला रहे हैं उसको। सो उसमें यह भी लिखा गया था कि मोदी जी के लिए चुनौतियां जो हैं वो सूर्य ग्रहण से सूर्य ग्रहण के बीच में, यानी सूर्य ग्रहण जो पड़ा था उसके बाद में 16 मई तक ये परिस्थिति बनी रहेगी। अब 16 मई तक मोदी जी के लिए चिंतनीय स्थिति बनी रहेगी और केंद्र सरकार के लिए चिंतनीय स्थिति बनेगी। इसका भी असर हम देख ही रहे हैं पंजाब में, किस तरीके से माननीय मोदी जी की जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ वो हम सब ने देखा। तो ये लगभग वही स्थिति है कि केंद्र सरकार उसमें विचलित और चिंतित रहेगी। तो ये जब तक अगला सूर्य ग्रहण जो था वो जब तक अगला चंद्र ग्रहण नहीं आ जाता तब तक विशेष रूप से केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया यानी माननीय मोदी जी को थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है।
तो अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ ये एक घटना घटी है, तो हमारा ऐसा मानना है कि ऐसी या इससे मिलती जुलती कुछ घटनाएं आने वाले समय में और भी देखने को आ सकती हैं। तो विशेष रूप से मोदी जी की सुरक्षा और केंद्र सरकार के मंत्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को। इसके आगे की जो परिस्थिति इस में लिखी गई थी वो ये था कि बड़े घपले घोटाले 16 मई तक सामने आएंगे, और विशेष बात ये थी कि 16 जनवरी एक वो तारीख आ रही है, अभी आने वाली है, मुश्किल से 4 दिन रह गए 16 तारीख को आने में, आज 12 तारीख है। तो 16 जनवरी को मंगलदेव जो है वो धनु राशि में उनका जाना होगा। वो एक ऐसा समय रहेगा जब एक छुपी हुई या जली राशि वृश्चिक की जिसकी हमने बात की, उसके जितने भी दबे छुपे राज जो हैं या जो षड्यंत्र हैं, वो 16 जनवरी के आसपास हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। एक दुर्भाग्यजनक घटना जो घटी थी, जिसमें भारत के CDS महोदय का हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ था। हम भी इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहते क्योंकि उसकी जांच चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि अगले 2 से 4 दिनों में, यानी 16 तारीख के आसपास, प्लस माइनस 1-2 डेज, उस जांच के परिणाम सामने आने चाहिए और भारत के हम सभी नागरिकों को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था। वो जांच ऑलरेडी चल रही है। ऐसा लगता है कि ये 16 जनवरी के आसपास इसका कुछ परिणाम आएंगे। इसके अलावा और भी अगर कोई षड्यंत्र हुए हैं इस बीच में, वो भी हमारे सामने इस कालावधि में, विशेषकर 16 जनवरी के आसपास सामने आ जाने चाहिए। अब इसके बाद 8 तारीख को जो लिखा गया था वो ये था कि महिलाएं सशक्त होंगी और महिलाओं के विरुद्ध कार्यरत अपराधी षड्यंत्रकारी सामने आएंगे। महिलाएं सशक्त होंगी, ये एक अच्छी बात है और अच्छा है। भारत में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लगातार। और जहाँ तक इस बात की बात हम करें तो अभी शायद 2 दिन पहले ही हमारी जो ओलंपिक विजेता साइना नेहवाल जी हैं, उनके एक ट्वीट के ऊपर एक फिल्मी कलाकार ने कुछ अभद्र टिप्पणी की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिंजेंट यानी सख्त कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र के DGP को लिख दिया है। प्लस उन्होंने शायद ट्विटर को भी उस कलाकार के ट्विटर हैंडल को हटाने के लिए भी उन्होंने लिख दिया है। लेट्स सी उसमें क्या होता है। बट विषय यही है कि कुछ समय पहले तक इस तरीके की टिप्पणी करके लोग चुपचाप निकल जाते थे, लेकिन इस समय की जो ग्रह गोचर अवस्था चल रही है वो हमारे सामने है कि जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया उस दिन शाम तक उनको इस पे स्पष्टीकरण देना पड़ गया, और अभी तक की जो परिस्थिति है वो ये है कि उनको शायद आने वाला समय उनके लिए थोड़ी कठिनाई लेके आएगा। महिलाओं के विषय में भी जो लिखा गया था वो लगभग सही साबित हो रहा है। और इसके अलावा एक बात जो लिखी गई थी कि 15-16 जनवरी तक की बात की गई थी कि बारिश, चक्रवात, इसकी परिस्थिति बनेगी। पिछले करीब 5-7 दिन से लगभग 6 तारीख 4-5-6 तारीख से लगातार जो परिस्थिति बनी हुई थी उत्तर भारत में, विशेषकर पाकिस्तान के क्षेत्र से जो पश्चिम की तरफ से जो एक डिस्टर्बेंस आया था, उसकी वजह से हमारे यहाँ ओले भी काफ़ी बड़े गिरे। आपने उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर देखे हैं। प्लस बारिश भी अच्छी खासी हो गई, टेम्परेचर काफ़ी नीचे आया, तापमान नीचे गिरता चला गया। इसका एक लाभ जो हमें सामने दिखता है वो ये है कि जब जब बारिश होगी, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जब जब बारिश होगी तब तब कोरोना के संक्रमण में कमी आना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कल यानी 11 तारीख को जो कोरोना की रिपोर्ट आई हम सबके सामने, उसमें एक डिप देखने को मिला, एक डाउनफॉल आया है। अगर मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में करीब 2800 परसों का आंकड़ा था और कल वो घट के 2100 के आसपास हो गया। जयपुर लोकल की मैं बात कर रहा हूँ। आज फिर अभी शाम तक उसके आंकड़े आएंगे। कल दिल्ली में भी कुछ कमी आई है और महाराष्ट्र में भी कल कुछ आंकड़े कम आए हैं।
सो ये लगभग आप अगर देखें तो अगर 3-4 तारीख के आसपास अगर बारिश हुई, सो 4 तारीख से आप लगा लीजिए 11 तारीख, या 5 तारीख से 11 तारीख, तो वही 5 से 6 दिन के अंतराल पे आपका कोरोना के संक्रमण में अंतर आया। यानी इससे एक और नतीजा तो निकल के आता है, वो ये है कि इस बार जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये 5 से 7 दिन के अंदर हमारे शरीर में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर ये इसका जो असर है, इसको जो RT-PCR जो कराया जा रहा है उसमें ये डिटेक्ट हो पा रहा है। तो ये लगभग उतना ही है जो पहले डेल्टा वेरिएंट है, इससे पहले के वेरिएंट्स की बात थी, तब भी लगभग यही परिस्थिति थी कि 7 दिन के आसपास ऐसा कहा गया था कि इसकी साइकिल होती है और इसका असर दिखने लग जाता है। तो यही परिस्थिति अभी भी निकल के आ रही है। आज के और हम एक बार आंकड़े चेक करेंगे और उसके बाद ये कंफर्मेशन होगा कि बारिश के आने के बाद कितने दिनों में ये एक जो मेजर डिप है वो आया। चलिए वापस से 8 दिसंबर की जो पोस्ट है उस पर आते हैं। कुछ देशों के नाम इसमें लिखे गए थे, जिसमें विशेषकर टर्की, अर्जेंटीना, रशिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में समस्या हो सकती है। सो रशिया और अमेरिका आपस में उलझ ही रहे हैं, ये हम रोज देख रहे हैं, खींचातानी मची हुई है। टर्की अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था और गिरती हुई करेंसी से परेशान है, और आने वाला समय जो हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया है कि 2022 में ही टर्की की स्थिति बहुत बुरी, ये लगभग पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी, और आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वो और बुरी होना तय है, सुनिश्चित है। सो ये एक परिस्थिति बनेगी। बाकी के देशों में समस्या चली रही है, अर्जेंटीना या इवन ऑस्ट्रेलिया में भी संक्रमण काफ़ी बढ़ चुका है। अमेरिका में ऑन एन एवरेज 3 लाख के आसपास रोज मामले संक्रमण के निकल के आ रहे हैं, जो एक बहुत चिंताजनक स्थिति है उनके लिए। सो ये सब परिस्थिति वहाँ चली रही है। तो ये लाइन भी लगभग ऐसी की ऐसी देखने में आ रही है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये भी सही साबित हो रही है। आगे इसमें लिखा गया था कि पानी के ऊपर युद्ध, सुनामी, ज्वालामुखी पानी के अंदर फट सकते हैं, भूकंप की परिस्थिति हो सकती है। सो ये परिस्थिति हमने कमोवेश पूरे दिसंबर में देखी है कि बड़ी संख्या में ज्वालामुखी भी फटते रहे। एक ही दिन में सर्वाधिक भूकंप आने का भी एक पोस्ट हमने आपके इसमें डाली है, पेज पे डाली हुई है, वो भी शायद आप लोगों ने देखी होगी। सो ये परिस्थिति भी बनी रही है, और अमेरिका के जस्ट बाजू में पानी के अंदर भी भूकंप आने की घटनाएं घटी हैं। वो भी ऑल्दो हमने इसको पेज पे नहीं डाला था, लेकिन इस तरीके की घटनाएं वहाँ हुई हैं। अमेरिका के, उत्तर अमेरिका के जस्ट बाजू की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये घटना घट चुकी है। और इसके बाद इसमें एक लाइन लिखी गई थी कि कोई रक्षा विशेषज्ञ, सेना के बड़े अधिकारी की रहस्यमय हत्या हो सकती है। कर्नल हमारे जो CDS थे, वो भी, चूँकि शायद 8 तारीख की ही वो बात है, 8 दिसंबर की दुर्घटना थी वो, इसलिए उस विषय में बहुत ज़्यादा तो कहना उचित नहीं है। लेकिन ये परिस्थिति भी वृश्चिक में मंगल राशि के जो गोचर है उसकी वजह से निकल के आ रही थी, और चूंकि ये सारी बातें लिखने के बाद पोस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। दुर्भाग्यजनक ये रहा कि उसी दिन की बात है, इसलिए वजह से हमने उसको ज़्यादा उस पर चर्चा की नहीं। लेकिन इसके बाद तुरंत लिखा गया है कि हैकिंग और जासूसी की घटनाएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। विशेषकर हैकिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके दो कारण, एक आपको प्रैक्टिकल कारण बताता हूँ। आजकल ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ सुन रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली ये इनके जो माइनिंग सेंटर्स होते हैं, तो अभी रिसेंटली चाइना ने अपना एक बड़ा माइनिंग सेंटर बंद किया है। अब माइनिंग सेंटर बनाने के लिए बहुत हैवी ड्यूटी कंप्यूटर्स लगते हैं, बहुत तेज काम करने वाले कंप्यूटर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन उसमें होता है। और चाइना में चूंकि पावर की बहुत बुरी इस समय समस्या चल रही है, अर्थव्यवस्था, उनकी मेजर अर्थव्यवस्था इसी वजह से नीचे जा रही है, और आगे और जाएगी। इस साल और स्थिति उनकी बिगड़नी है, और आने वाला समय जैसा हमने कहा है कि लगभग 8 टुकड़ों में चीन को बंटते हुए हम इसी दशक में देखने वाले हैं। सो उसकी शुरुआत लगभग ऑलरेडी हो चुकी है, और अब जो परिस्थिति है वो ये है कि वहाँ के जो कुछ माइनिंग सेंटर्स हैं वो बंद हुए हैं। परिणाम ये हो रहा है कि चाइना के जो IT सेवी जो लोग हैं, जो IT में विशेषज्ञ हैं, उनके पास बहुत हैवी ड्यूटी कंप्यूटर्स हैं, बहुत उन्नत किस्म के कंप्यूटर्स हैं, लेकिन जिस काम के लिए वो लगाए गए थे वो काम अब बंद हो गया है। तो अब उनका करेंगे क्या?
सो करेंगे क्या कि जब बात आती है तो वहीं से ये जो हैकिंग का एक विषय है ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, और ये न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इससे परेशानी होगी। और भारत में विशेषकर जो फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारे जो बैंक्स हैं, इनको इसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये बैंक्स के ऊपर इसके अटैक, साइबर अटैक और हैकिंग की घटनाएं हमें आने वाले समय में सुनने को मिलेंगी। बहुत सी घटनाएं तो ऐसी हो जाती हैं जिसमें हैकिंग के अटेम्प्ट्स होते हैं, प्रयास होते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, तो वो मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। और तो ये परिस्थिति एक रहेगी। इसके साथ में हमने इसमें जासूसी घटनाएं होने की बात करी। देखिए, जासूसी घटनाओं की जहाँ तक बात है, ये एक जो गुण है इस ग्रह गोचर अवस्था का, उसका कारण है। बाकी ये है कि जासूसी घटनाएं ऑन एन एवरेज चलती ही रहती हैं, लोग पकड़े जाते हैं और चीज़ें निकल के सामने आती हैं। सो इसके साथ में फिर आगे लिखा गया था कि सर्दी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ रही है। अब कॉमन फैक्टर ये है कि भाई ठंड के मौसम में सर्दी नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी बर्फबारी होना पाकिस्तान के, अभी 2 दिन पहले जो लाइव हमने चलाया था उसमें हमने आपको बताया था, न्यूज़ भी सुनाई थी और एक चेतावनी भी दी थी कि हिमाचल और इन सब जगहों पर लोगों को बचना चाहिए। और अभी मैं आज सुबह भी एक वीडियो देख रहा था, एक न्यूज़ थी जिसमें लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अटल जो टनल बनी है उसके बाहर हवा चल रही है और गाड़ियां लगभग झूलती झालती और बर्फ़ की ठंडी हवाओं से जूझते हुए आगे बढ़ रही हैं। सो परिस्थिति कठिन है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गाड़ियों के अंदर दब के बर्फ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। सो ठंड का माहौल एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अभूतपूर्व रूप से इस बार बढ़ा है और ये लिखा भी गया था। इसके साथ में जो बात थी कि ओलावृष्टि, तो ओलावृष्टि की बात मैंने बताई आपको कि अभी रिसेंटली चौथ का बरवाड़ा यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है टूवर्ड्स सवाई माधोपुर। वहाँ पे टेनिस बॉल जितने या शायद उससे भी बड़े ओले गिरे हैं। सो ये बात भी इस पे निकल के आती है। और इसके साथ में इसमें लिखा गया है सर्दी भी अधिक रहेगी और साथ में आग लगने की घटनाएं भी होंगी। अब आप देखिए, ये शायद कल की घटना है या परसों की घटना है। बांग्लादेश का एक बड़ा बाजार है, उसमें भीषण आग लगी है। एक मैं भूल रहा हूँ, एक देश है उसकी संसद में आग लगी हुई है। शायद ब्राज़ील के कुछ जंगलों में आग लगी है। सो एक तरफ ठंड बहुत तेज पड़ी रही है और आग की घटनाएं भी लगातार हमें सुनने को मिल रही हैं। तो ये दोनों बातें भी एक साथ चल रही हैं, जैसा कि 8 दिसंबर की इस पोस्ट में लिखा गया था। और उसके बाद में फिर हमने इसमें बताया था कि 16 जनवरी को मंगल धनु राशि में जाएंगे, तब बहुत से खुलासे होंगे। तो जब जैसे मैंने बताया आपको कि वृश्चिक यानी दबे छुपे रहस्य राज जो भी कुछ वृश्चिक के अंदर बने होंगे, मंगल जैसे ही उससे बाहर निकलेंगे तो साथ में ये सारी चीज़ें हमारे सामने बाहर निकल के आएंगी। ये बेसिकली 8 दिसंबर का एक विश्लेषण था, 8 जो हमने पोस्ट की थी। और अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं 16 जनवरी के बाद क्या होगा जब धनु राशि में जाएंगे मंगलदेव। हो ये रहा है कि जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे, सो इसके पहले एक बात और बता दूं आपको। भारत की जब कुंडली बनती है तो वृष लग्न की बनती है और उसके अष्टम भाव में, मतलब 8वें घर में मंगल देव का प्रवेश होगा। अब जब ये परिस्थिति बनती है, सो इसमें एक पाप कती योग भी बनता है। कैसे बनता है वो बता देता हूँ आपको। मंगल से द्वादश भाव, मतलब 12वें भाव में आपके केतु देव बैठे हुए हैं और मंगल से दूसरे घर में शनि बैठे हुए हैं और मंगल बीच में है। तो इधर पे शनि, 12वें में केतु, इसकी दृष्टि आपस में पड़ रही है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि ये पाप कती योग बन रहा है। और इसके बनने से सबसे मेजर जो एक असर आएगा वो आएगा हमारी सीमाओं पर। हमारे 2 पड़ोसी शत्रु देश हैं, पाकिस्तान और चीन। बेसिकली इनकी जो सीमा रेखा है, यहाँ पे हमें कुछ आने वाले समय में 16 जनवरी के बाद हमें कुछ गड़बड़ी की सूचनाएं मिलना शुरू हो जानी चाहिए। और अगर एक ब्रॉडर टर्म में बात करूँ
तो रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय थोड़े ज़्यादा सक्रिय हमें दिखेंगे 16 जनवरी के बाद से, इन्हीं हरकतों की वजह से। और शायद हो सकता है कि आपस में कोई झड़प हो जाए या गलवान जैसी स्थिति फिर से बने, और इस बार थोड़ी सी ज़्यादा उसमें बात आगे तक चली जाए, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। और इसके साथ में एक और मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तो हमने बताया आपको, इसके साथ में गृह मंत्रालय की एक्टिविटी भी ज़्यादा बड़ी होगी। अब गृह मंत्रालय की एक्टिविटी से में कौन कौन आता है? जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ है, ये सब गृह मंत्रालय में आता है। आंतरिक जो चीज़ें हैं वो सब गृह मंत्रालय में आती हैं। पुलिस गृह मंत्रालय में आती है। और जब हम कहते हैं गृह मंत्रालय भी सक्रिय दिखेगा, अर्थात ये कि पुलिस को भी सक्रियता से काम करना पड़ेगा। अब पुलिस सक्रियता से कब काम करना पड़ता है? बेसिकली यहीं से एक चीज़ निकल के आ रही है कि चूंकि चुनाव की गतिविधि है, और चुनावी गतिविधि में अक्सर हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से एक ट्रेंड नया चला है कि कोई भी एक छोटी सी घटना होती है उसको बड़ा करके दिखाया जाता है। कोई भी छोटी या ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट रेगुलर बेसिस पे जो घटनाएं होती रहती हैं, इतना बड़ा देश है, इतने करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो कुछ ना कुछ घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए पुलिस होती है हमारे। और उसी में से अगर किसी एक घटना को बड़ा करके दिखाया जाए और उसके साथ में कुछ बयानबाजी आ जाए, और उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग सरकार है, जो वर्तमान की सरकार है, सत्ताधारी दल है, उसके ऊपर आरोप लगे और आगे बातचीत हो, सो ये परिस्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी कि राजनीतिक बयानबाजी जो है ये धार्मिक वैमनस्यता तक जाने की परिस्थिति बना देगी। ऐसा होने की बहुत संभावना है। कुछ ऐसे मामले उठ सकते हैं जैसे कोई बलात्कार कहीं पे हुआ और उस बलात्कार को किसी एक जाति समूह या धर्म समूह या संप्रदाय समूह से जोड़कर फिर उसको मीडिया में उसको उछाला जाए, और जिससे एक जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो। ये परिस्थिति बनने की बहुत संभावना है। राजनीतिक रूप से मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होता है कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, जिसकी सरकार होती है, उसकी हर सरकार की कोई ना कोई यूएसपी होती है, कोई विशेषता होती है। जैसे इस समय योगी सरकार की अगर अपन बात करें, उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है और उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, तो योगी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा कंट्रोल करा है। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, और योगी सरकार की इसी विशेषता को खंडित करना विपक्ष के लिए एक बहुत राजनीतिक रूप से एक आवश्यक विषय निकल के आता है, क्योंकि एकलौता विषय ये कारण है जिस वजह से लोग उन्हें वोट देंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुके हैं, इस पेज के ऊपर आपको बताया जा चुका है कि किस प्रकार मार्च में हम योगी जी को फिर से शपथ लेते हुए देखेंगे। वो तो एक बात है जो तय है, लेकिन विपक्ष के लोग हैं वो अपना काम तो करेंगे ही करेंगे। और ऐसी परिस्थिति, इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि इस बार अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी, उनका प्रदर्शन हमें कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, और सत्ता प्राप्ति के काफ़ी करीब पहुंचकर, काफ़ी निकट आने के बाद वो पीछे होंगे। विशेषकर 20 फरवरी के आसपास आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि अखिलेश यादव का दल जो है वो उत्तर प्रदेश में आगे निकल रहा है, और भाजपा या एनडीए का जो गठबंधन है वो कहीं पीछे हट रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि परिणाम जो है वो वैसे नहीं आएंगे जैसा अखिलेश यादव प्लान कर रहे हैं। ये एक बात भी है। और इसके साथ में जो एक विशेष घटना है वो यही है कि राजनीतिक उपद्रव, जनता में आक्रोश बढ़ेगा या बढ़ाया जाएगा। आतंकवादी घटनाएं, फिर से वही आतंकवादी घटनाओं का विषय सामने आ रहा है। अब जो परिस्थिति बन रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की परिस्थिति 16 मई तक यथावत रहने वाली है, यानी चिंता की स्थिति, और वहां से और इस पूरे विषय को जब जोड़ा जाता है तो इस बार ऐसा लगता है कि कहीं श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी घटनाएं एक साथ अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में या एक ही शहर के कई हिस्सों में
सुनने को हमें मिल सकती हैं। सावधान रहना है। हम क्या कर सकते हैं, हम कम से कम ये कर सकते हैं कि अगर कोई व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास कोई मैसेज आता है जो हमें समझ में आता है, सबको समझ में आता है कि कोई भी मैसेज को अगर फॉरवर्ड करेंगे तो उससे क्या होगा। सो इतना ही आग्रह करना चाहेंगे हम आपसे कि कोई भी मैसेज अगर आपके व्हाट्सएप पे आता है उसको फॉरवर्ड करने से बचें। आप मीडिया कर्मी नहीं हैं। मीडिया कर्मियों का काम उनका है, वो अपने कानून या उनके जो भी कानून के दायरे में रहकर वो काम करते हैं, ये उनको करने दीजिए। आप और हम मीडिया कर्मी नहीं हैं, तो हमारे पास अगर कोई जानकारी या कोई सूचना आती है तो बेहतर ये होगा कि उस सूचना को हम पुलिस को दें, बजाय इसके कि हम अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों, अपने परिवार के ग्रुप के अंदर डाल दें और वो ग्रुप से वो और आगे फैले। उससे बेहतर ये होगा कि ऐसी कोई भी जानकारी जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति बनते हुए हमें दिख रही है, उसको हम पुलिस को जानकारी की दें कि भाई देखिए हमारे पास ये इस तरीके का मैसेज आया है, कृपया करके इस पे कार्रवाई करें। इतना ही हम कर लेंगे शायद तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये एक विषय था जब 16 जनवरी को मंगल धनु में प्रवेश करेंगे और उसके बाद में ये परिस्थिति बनेगी। कुछ लोगों के लिए एक अच्छा समय आने की संभावना है। ऐसे लोग जिनको शनि देव की परेशानी चल रही है, जैसे शनि देव का गढ़िया चल रहा है या 7.5 चल रही है या फिर दशा या महादशा चल रही है। ऐसे लोगों के लिए कुछ एक अंतराल का समय है, मैं बता देता हूँ आपको। 19 जनवरी 2022 से लेकर 21 मार्च 2022 के बीच में ये कुछ समय आएगा जब, क्योंकि 19 जनवरी को शनिदेव जो हैं वो अस्त हो रहे हैं और फिर 21 मार्च को उदय होंगे। अस्त होने से लेकर उदय होने के बीच में ये जिन लोगों को भी शनिदेव की समस्याएं चल रही हैं, आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा समय रहेगा। आप लोग इस समय पे थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे, वज़न थोड़ा कम रहेगा। और इसके बाद फिर वो समय आएगा जब आपकी डेट क्या आ जाएगी, 29 अप्रैल को फिर जो हैं वो शनिदेव चले जाएंगे कुंभ राशि में। 29 अप्रैल को शनिदेव चले जाएंगे कुंभ राशि में और वहाँ से फिर थोड़ी सी आप लोगों को शांति का अनुभव होगा। उन सभी लोगों को जिन पर शनि देव की 7.5 ढैया अथवा दशा महादशा का प्रभाव चल रहा है और वो थोड़ा सा इसकी परेशानी महसूस कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को थोड़ी देर में हम YouTube के ऊपर भी चलाएंगे। भविष्य का एक YouTube चैनल भी हम साथ में चालू कर चुके हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा वीडियोज़ अभी पोस्ट हुए नहीं है। आज से उस पर भी करना शुरू कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी YouTube पे हैं, वैसे तो सभी लोग होते हैं, तो YouTube के ऊपर भी हमारा आग्रह यह है कि हमें फॉलो करें। भविष्य आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। इसकी लिंक भी हम इस पेज पे भी देना शुरू कर देंगे। YouTube के ऊपर भी आप लोग हमसे जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। आने वाले समय में विभिन्न विषयों के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए और हमारे बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप हमारे इसी पेज के ऊपर जो रेटिंग्स का एक व्यवस्था है, आप उसमें चाहें तो हमें रेटिंग दे सकते हैं। आपको हमें हमारी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो अच्छी लगती हैं, सटीक अगर आपको लगता है साबित हो रही हैं, आप अवश्य वहाँ अपने टिप्पणी दें। और अगर आपको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलती हो रही है तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। तुरंत हमें टोकिए और हम अपने आप को सुधारेंगे। वैसे भी हम लोग किसी भी कथन को करते समय काफ़ी उसके ऊपर शोध होता है, विचार होता है, उसके बाद ही उसको आपके सामने लाया जाता है। ये आज का विषय है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोग इतने देर तक आप ने अपना समय दिया, कीमती समय हमें सुनने के लिए दिया। और हम इतना आपको विश्वास दिला सकते हैं कि चूँकि आप इतना समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं, हम भी आपको वो सारी भविष्यवाणियाँ, वो सारी बातें जो भविष्य में होना संभव दिखता है, वो हम पूरी सटीकता के साथ में आपके पास इसी तरीके से लाते रहेंगे। नमस्कार। भारत माता की जय।